हार्दिक सर, आपका म्यूट हो गया है। ओके सर, ओके सर। नमस्कार, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। स्वस्थ भारत, समस्त भारत, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 15 जनवरी 2021 कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन फॉर आयुर्वेद के 277वें व्याख्यान समारंभ में सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी हमारे आयुर्वेद के अधिष्ठाता भगवान श्री धन्वंतरी जी की वंदना से हम शुरुआत करेंगे। तो सभी से अनुग्रह है कि सभी धन्वंतरी वंदना के लिए आगे आए। सभी एक साथ धन्वंतरी वंदना करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरेवन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवाता वनिवारिवहनिं पंच प्रपंचात्मकदेहभाजं संताप संपात जरा ज्वरान्तं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमारी परंपरा है कि सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम एकल द्रव्य के परिचय से करते हैं। आयुर्वेद में औषधि का ज्ञान होना सबसे परम आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इस औषधि का समुचित ज्ञान हमें प्राप्त हो, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर वीरल भाई शाह सर को कि वो मंच पर आए और आज एक नवीन एकल द्रव्य का परिचय करवाकर हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर वीरल भाई शाह सर। विरल सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो। जी सर, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। जी हाँ, जी नमस्कार। सभी अध्यापकगण, माननीय बलदेव कुमार धीमान साहब। लास्ट टाइम हमारा वो गोक्षुर का छूट गया था। अ, वैसे तो आज गनिष्ठा नक्षत्र है, परसों बुधवारी अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए उपयोगी होता है। और आज गनिष्ठा नक्षत्र है। वैसे आज भी कोई औषधि लेना नहीं चाहिए क्योंकि अमास के बिल्कुल नजदीक दिन चल रहे हैं, चंद्र का बल कम हो रहा है। कल सतारा नक्षत्र है, हो सके तो कल भी वनस्पति को तोड़ना नहीं चाहिए। सोमवार का दिन बहुत अच्छा है, उस दिन उत्तर भाद्रा नक्षत्र है। उत्तर भाद्रा नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है वनस्पतियों के लिए, लेकिन उस दिन भी वनस्पति को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि चंद्र का बल उस समय भी अल्प रहता है। पूनम और पूनम के आसपास चंद्र का बल ज्यादा रहता है, तो तोड़ना नहीं। लेकिन जो पुरानी औषधियों का बना औषधि निर्माण का प्रोसेस चल रहा है, मान लो दंत मंजन बना रहे हैं, कोई स्किन केयर ऑयल, बॉडी केयर ऑयल, हेयर ऑयल बना रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए अच्छा है। कोई वनस्पतियों के में से औषधि बनाई, उसका पैकिंग करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। तो ये उत्तर भाद्रा नक्षत्र सोमवार के तो बहुत अच्छा दिन है। गोक्षुर में एक खास ध्यान रखने की बात है कि अलग अलग जगह का गोक्षुर का गुण अलग मिलता है। उसका होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे पानी का रंग भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, उसका कलर डिसकलर हो जाता है पीने का पानी का, वहाँ के लोगों को भी स्किन डिसीज ऐसा होता है। और वहाँ पे जो वनस्पति निकाले देते हैं जैसे ये शंखपुष्पी गोक्षुर, तो उसमें टॉक्सिसिटी मिलने की संभावना है।
तो पहले 55, 95, 96 में तो यहाँ अहमदाबाद के जो हमारे नजदीक के सैटेलाइट एरिया है वहां से ही वनस्पति लेते हैं, लेकिन सारे खेत डिस्ट्रॉय हो गए। तो अभी 200 किलोमीटर दूर जाते हैं वनस्पति, जहाँ पे बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड एरिया है, वहां से हम गोकसुर लाते हैं। और गोकसुर जो बाजार में मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है, इतना जो अच्छा नहीं मिलता है। और प्राय गोकसुर का फ्रूट ही मिलते हैं। हमें गोकसुर का पंचांग चाहिए, और वो गोकसुर का जो फ्रूट्स होता है वो भी अच्छी तरह अच्छा नहीं होता है। गोकसुर को वैसे ऐसे गोकसुर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से बहुत मजा आता है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उसका हेयर्स, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो 5 पार्ट्स में उसका 5 प्रकोष्ठ होता है। हर एक प्रकोष्ठ में 2 शार्प पॉइंटेड रिजिड स्पाइन होते हैं, वो एपेक्स की तरफ होते हैं बड़े स्पाइन, और जो नीचे के जो छोटे छोटे स्पाइन होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। और बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास में उसका स्टेम और उसकी फ्रूट को देखने में बहुत मजा आता है, देखने में बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल हैरी स्ट्रक्चर होता है। जो गोकसुर मिलता है उसको बराबर धोना है, और उसको 6 बार धोना है, और फिर उसको सुखाना है। 2-3-4 दिन के बाद वो सूख जाएगा, उसका मॉइस्चर बिल्कुल चला जाए, तोड़ने पर वो उसमें मृदुता ना हो, ऐसे कठिन हो जाए, फिर उसको कूट कर लेना होता है। उसको उसको कूटने में भी अच्छा ध्यान रखना है कि उसका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को अच्छी तरह कूटना है, उसके जो कंटक है वो चिपकने चाहिए। कंटकारी में क्या है कि पहले से कूटने से पहले ही उसके कंटक निकाल देते हैं, जब तो उसमें गोकसुर में उसके कंटक है उसको दबा देते हैं, और फिर उसको एक बार क्रश कर लेते हैं मिक्सर में, थोड़ा सा आधी मिनट 1 मिनट क्रश करके उसको छान कर उसका जो पहला का पाउडर है उसको निकाल देते हैं। तो सेकंड प्रोसीजर का गोकसुर काम में आता है, जिससे उसका जो बैंडिट मटेरियल है वो निकल जाए। तो ये गोकसुर के बहुत अच्छे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, इस तरह के बहुत अच्छे ग्रेन्यूल्स बने हैं ऐसे, बिल्कुल ग्रीनिश कलर के, बिल्कुल अच्छे। और उसके जो स्पाइन है बिल्कुल दब है, ऐसे 20-30 ग्राम्स के ऐसे पैकेट बनाने चाहिए। उसमें जो भी जरूरी वनस्पति है, कंटकारी है, या जो भी डालना है, विश्वा और कुछ भी डालना है उसमें डाल सकते हैं। आंवला की को डालकर फिर उसमें उसका पैकेट बनाना चाहिए, और एक एक पैकेट का एक एक क्वाथ का एक एक डोज का एक एक पैकेट बनाना चाहिए। तो 250-500 ग्राम का पूरा पैकिंग नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छा एक गोकसुर इस तरह से मिलता है। तो गोकसुर और शतावरी का हमने लास्ट टाइम बात किया था कि अधोकृत हिमेचुरिया में बहुत अच्छा काम करता है। हिमेचुरिया मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बड़ी वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी बीमारी में हिमेचुरिया होता है। लेकिन ये सर ऊर्जा, मूत्र रक्त प्रवृत्ति में काम आता है, इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी में काम आ सकता है, ऐसा चरक संहिता का इंडिकेशन लगता है। तो ये कोई वनस्पति, कोई दवाइयों की साइड इफेक्ट से इमेच्योर आ रहा है तो उसमें भी काम आता है। स्टोन में भी अच्छी तरह काम आता है। स्टोन में बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में भी बहुत तरह तरह की औषधि मिलती है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं होती है। तो ये जो गोकसुर का प्रयोग है बहुत साइंटिफिक है, ये चरक संहिता में बताया गया है। और गोकसुर शतावरी का श्रीपाक है, जो वहाँ पे यूरेटर में कोई भी चिपकी हुई स्टोन है तो उसको निकालने में मदद रूप करते हैं। और अश्वदंष्टा का इसका ग्रीक भी बनता है, वो भी अच्छी तरह काम आ सकता है। दूसरा इम्पोर्टरशिप में बहुत अच्छा काम करता है एफ्रोडाइसिक इफेक्ट। बहुत सालों पहले से फार्माकोग्नोसी की किताब लिखी गई थी अहमदाबाद के एलएम फार्मास्यूटिकल, उसमें भी माना गया था कि इसकी एफ्रोडाइसिक इफेक्ट है। आजकल क्या है, बाजार में ऐसे सिल्डेनाफिल या टाडालफिल जैसे औषधियाँ मिलती है, वायग्रा जैसी औषधि, उसकी बहुत साइड इफेक्ट होती है। और उसके सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इस्चेमिया और बहुत सारी सडन आदमी कोलैप्स हो सकता है, उसकी बहुत साइड इफेक्ट है, इसे नहीं लेना चाहिए। ऐसे गोकसुर, हमारी लहसुन और प्लांडू और हमारी शुंठी, अदरक, सामान्य सामान्य औषधि को एक अच्छी तरह से उपयोग करें तो एक उसकी बाजीकरण इफेक्ट मिल सकती है। दूसरा, लास्ट टाइम हमें रह गया था कि किडनी फेलियर में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आजकल के हमारे देखोगे सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा किडनी फेलियर के केसेस मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गांठिया, फाफड़ा जैसी जो खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं जिसमें वॉशिंग सोडा ज्यादा होता है, और यहाँ का पानी भी क्षार वाला होता है। तो एक क्षार की वजह से किडनी को ज्यादा डैमेज होते हैं, और यहाँ पे पेन किलर और एंटीबायोटिक जैसी चीजें भी ज्यादा ली जाती है, तो यहाँ पे किडनी फेलियर के केसेस ज्यादा होते हैं।
वैसे भी देखिए तो देखिए आजकल आर्थराइटिस के केसेस भी ज्यादा होते हैं। वैसे भी आर्थराइटिस चिकनगुनिया में ये विश्वादिक्वात है, विश्वादी ज्वल है, कुछ आम्रादी लेप है, कुछ अच्छे अच्छे लेप से करके हम करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें कोई पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लोग पेन किलर लेते हैं जिसको मालूम नहीं है। ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो पुराना आर्थराइटिस है, बड़ी उम्र ओल्ड एज में होता है, उसमें भी रसुन अश्वगंधा का अच्छा प्रयोग करके उसको काबू में लेने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसमें भी लोग ज्यादातर पेन किलर लेते हैं और तो वो भी नुकसान करता है। माइग्रेन में भी विश्वादी लेप लगाना चाहिए, और माइग्रेन या हेडेक में भी विश्वादी लेप, विश्वादी क्वाथ और बहुत सारी औषधियाँ अच्छी तरह काम करती है। और इस तरह से उसमें भी लोग ज्यादातर पेन किलर लेते हैं तो किडनी को भारी नुकसान होता है। आजकल क्या है कि ज्वर आने पर जबरदस्ती उसको उतारने के लिए ये भारी पावर वाली एंटीबायोटिक पैरासीटामोल उससे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो विश्वादी चलती होती है, औषधि का पानी अच्छी तरह लेना चाहिए। जैसे स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी का एरिया है, और वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वहाँ पे वैसे आप देखो तो भारी बेड होती है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से भारी पावर वाली एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, ऐसी ड्रग्स दी जाती है। कई बार एनेस्थेटिक ड्रग्स का भी उपयोग किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ उन लोगों की किडनी को ज्यादा नुकसान होता है। तो किडनी फेलियर में क्षुधा अल्प होना, नोजिया, वोमिटिंग होता है। हीमोग्लोबिन कई बार 10 ग्राम से कम हो जाता है, 8, 6, 5, कभी 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 4 ग्राम तक हो जाता है। उसमें साथ में नोजिया, वॉमिटिंग होती है, लंबे समय तक रहते हैं। और लंबे समय तक नोजिया वॉमिटिंग रहता हो तो एब्डोमिनल कोई ऑर्गन में, एब्डोमिनल कोई ऑर्गन में डैमेज है या वहाँ पे कुछ कोई तकलीफ है वो माना जाता है। स्वेलिंग होता है किडनी फेलियर में, आईलिड में स्वेलिंग होता है, पैरों में स्वेलिंग होता है, हाइपरटेंशन और टायर्डनेस होता है, और डिसकलर पैलरनेस आ जाती है। और ब्लड यूरिया उसका 80 से ज्यादा, 100 होता है, कई बार 150, 200, 230 से भी ज्यादा पाया जाता है। सीरम क्रेटिनिन देखो तो 3, 4, 5, 6, 7, कई बार 10, 10, 11 से भी ज्यादा पाया जाता है। यूरिन में प्रोटीन 1+, 2+, 3+ होता है। और यूरिन में माइक्रोस्कोपिक में देखे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, कई बार आरबीसी होता है। इन सब में गोक्षुर का क्वाथ अच्छा काम करता है। गोक्षुर का चूर्ण, गोक्षुर की अच्छी क्वालिटी की बनाई गई, इस तरह की अच्छी तरह का गोक्षुर होना चाहिए, ऐसे फालतू गोक्षुर नहीं होना चाहिए। तो गोक्षुर का क्वाथ गुडुचि, आमलकी के साथ भी अच्छे काम करता है। गुडुचि बहुत अच्छी, साथ में ये ऐसे से बड़े बड़े किडनी फेलियर जैसे केसेस में गुडुचि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की गुडुचि लेनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं, बहुत छोटी नहीं, और अच्छी जगह पर ली हुई, और अच्छी तरह विधिवत बनाया उसका ग्रेन्यूल्स, और उसमें से पाउडर बनाना, तो पाउडर बनाना इस लेना चाहिए। आंवला की भी आंवला भी वैसे वैसे आलतू फालतू नहीं लेना चाहिए, अच्छी तरह से फार्म्स में से लेना है, देसी आंवला लेना चाहिए, और खुद लेकर खुद उसका जो ग्रेन्यूल्स बनाया तो इस तरह से बनाया हुआ होता है। तो इस तरह की दवाइयाँ किडनी फेलियर में काम कर सकती है। यहाँ पे किडनी फेलियर में देखो तो वहाँ पे कई बार किडनी की साइज कम होती है, तो साथ में शतावरी का छिड़काव भी दिया जा सकता है। और शतावरी भी एक रसायन औषधि है, तो इस तरह की रोगों में काम आ सकती है। आप देख सकते हो अभी मॉडर्न में देखो तो ये जो किडनी क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो ये एक प्रकार का जो सीवियरली जठराग्नि मांद्य है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स दिए जाते हैं, और विटामिन डी दिए जाते हैं, मल्टी विटामिन दिए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन की टैबलेट्स है, इंजेक्शन हफ्ते में एक बार ऐसा सा दिया जाते हैं। कैल्शियम की दवाई दी जाती है। और तो हमारे के हिसाब से ये नोजिया वोमिटिंग को दूर करने के लिए हर एक की भोजन से पहले उसका यथायोग्य उपयोग करना चाहिए। और जो इस तरह से ब्लड यूरिया बढ़ा हो तो उसके लिए जीरा शर्करा का पानी, शर्करा गैरिक का प्रयोग होता है, अच्छी तरह वैसा करना चाहिए। गोक्षुर, शतावरी, गुडुचि, आमलकी, त्रिफलाक्वाथ का उपयोग काम आ सकता है। वरुण का भी अच्छी उपयोग रिजल्ट कई वैद्यों ने लिया है। गुड़ अदरक प्रयोग भी में शीत आहार पर रहना भी उपयोगी बनता है। बल्ला तक प्रयोग भी काम आ सकता है। जो सेल्स को रीजनरेट करने की बात है तो उसमें बल्ला तक का यथायोग्य उपयोग करना चाहिए। हमारे जो जामनगर में माननीय सीपी शुक्ला साहब जी कहते थे कि डायलिसिस के बाद किडनी फेलियर में रिजल्ट कम आते हैं, तो हो सके तो डायलिसिस को अवॉइड करना चाहिए।
अस्थि शोधन कर्म का फायदा लेना चाहिए, यूरिनरी सिस्टम को एक्टिव करने का, और उसमें यूरिनरी पूरे संपूर्ण यूरिनरी सिस्टम को प्योरीफाई करने का जो एक्शन जो गुण है गोक्षुर में, उसका लाभ लेना चाहिए। अभी 50% सक्सेस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है क्रोनिक रीनल फेलियर में, ऐसा कह सकते हैं। और भी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस रेट आएंगे। किडनी फेलियर में पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन होता है, फ्रूट्स नहीं खाने देते हैं, किसी भी प्रकार का फ्रूट्स नहीं दिया जाता है पेशेंट्स को। जैसे नारियल का पानी है कि कोई एप्पल है कि कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रूट्स नहीं लिया जाता। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी होता है, और कोई भी बड़े बड़े जो पचने में भारी है, ऐसे चना, अरहर, मटर, ऐसे ऐसे पचने में भारी प्रोटीन नहीं दिया जाता है। लेकिन मूंग, पका मूंग है, मूंग का पानी जो पचने में हल्का है, वो ऐसे हम दे सकते हैं। गाय का दूध, बकरी का दूध यथा योग्य पद्धति से अवस्था अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे वाटर रिस्ट्रिक्शन भी होता है किडनी फेलियर में, तो वहाँ पे चावल का पानी देना चाहिए। यवागु चरक संहिता में चरक संहिता लिखते समय शुरू में ही अलग अलग प्रकार की यवागु का वर्णन किया गया है, तो ये बहुत काम की चीज होती है। यवागु जो चावल होता है, सादा चावल है, जो उसमें ऑयल, बिना ऑयल वाला चावल है, सादा चावल, उसको 12, 14, 16 गुना पानी से पकाकर बनाया हुआ अच्छी तरह से यवागु उसमें काम कर सकता है। अश्वगुण मण जो जो योग रत्नाकर में बताया गया है, मैंने पहले भी जॉर्ज चिकित्सा में बताया था कि रोस्टेड ग्रीन ग्राम और रोस्टेड राइस को 12, 14, 16 गुना पानी में पकाया जाए, और उसमें सौंठ, मरी, पिपली, सिंधव डाला जाए, तो उसका पानी भी काम कर सकता है। पका हुआ मूंग, मूंग का पानी, सेकी हुई रोटी, चावल का पानी, पका हुआ दलिया, खाखरा, ऐसा अवस्था अनुसार ले सकते हो। चाय, कॉफी, दूध और ऑयल, दाल, हरी मिर्च, हींग, मेथी, रही, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और उसमें पथ्य पालन की आवश्यकता बहुत रहती है, क्योंकि जो पथ्य पालन है, सो डाइट रेजिमेंट इज फाउंडेशन ऑफ द थेरेपी ट्रीटमेंट है, उसी के आधार पर अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कुछ खास अवधि के में दूध का प्रयोग लेना करना चाहिए, और खीर का प्रयोग भी वैद्य की सलाह अनुसार लेना चाहिए। इसमें देवी व्यवसाय चिकित्सा भी काम की होती है। लघु रुद्र, होमात्मक यज्ञ, मंत्र जाप पेशेंट कर सके तो पेशेंट खुद करे, या उसके रिलेटिव्स करे, या कोई ब्राह्मण के द्वारा करवाए तो भी काम कर सकता है। प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, ये सभी काम करता है। बार बार पॉजिटिव थिंकिंग करना, ये भी इसमें बहुत उपयोगी है। बड़ी बड़ी बीमारी में ऐसा देखा गया है, अक्सर देखा गया है, और बुजुर्गों से भी सुना गया है। हमारे टीचर्स भी 91 ईयर्स के, उनके द्वारा भी मैंने सुना है कि लोग बड़ी बड़ी, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि बड़ी बड़ी बीमारी होती है तो उसमें प्राणियों को छुड़ाते हैं। जैसे गाय को, कत्ल खाने में गई हुई गाय को छुड़वाते हैं और उसकी दुआ लेते हैं। बकरे को छुड़ाते हैं जो कत्ल खाने में गए, मुर्गे को छुड़ाते हैं। इस तरह से प्राणियों को बचाते हैं और उसकी दुआ लेते हैं, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बीमारी में काम कर सकता है। और यह अश्वदंष्टा ग्रुप है जो चरक संहिता में बताया गया, वो नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। गोक्षुत का क्वाथ और गोक्षुत के साथ शतावरी का क्षीरपाक, वैसे कोई भी तकलीफ ना हो, फिर भी ऐसे थोड़े थोड़े दिन में, थोड़े थोड़े महीनों में लिए जाए तो ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और हमें बहुत सारे किडनी फेलियर के केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव उसमें प्रॉपर्टी है। तो ये गोक्षुर है, एक अच्छी तरह से लेना चाहिए। उसका फ्रूट नहीं लेना चाहिए, उसका पूरा पंचांग लेना चाहिए, और हमें खुद लेना चाहिए अच्छी जगह पर, अच्छी तरह से बनाया हुआ एक काम कर सकता है। तो ये गोक्षुर है, तो एक तो हिमेटोचूरिया में बहुत अच्छा काम करता है, स्टोन में भी अच्छा, अनेक औषधि के साथ अच्छा काम करता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में भी अलग अलग औषधि के साथ अच्छा काम करता है। किडनी फेलियर में भी एक अच्छी औषधि है। तो इसमें बहुत काम करना बाकी है किडनी फेलियर में, गोक्षुर का उपयोग और अलग अलग वनस्पति का। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर पूछना, और धन्यवाद हार्दिक भाई। धन्यवाद। गोक्षुर का आइडेंटिफिकेशन और उसके साथ साथ उसका आमयिक प्रयोग बताकर जो हमें अभिभूत किया है, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद एवं प्रणाम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दीप्ति परासम मैडम, जिन्होंने अपनी बीएमएस की पढ़ाई श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर से की है,
उसी कॉलेज से मैडम ने अनुस्नातक कक्षा की पढ़ाई रोग निदान एवं विकृति विज्ञान डिपार्टमेंट से उन्होंने अपनी आयुर्वेद वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मैडम नागपुर यूनिवर्सिटी से एमए संस्कृत भी है। अभी मैडम डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से पीएचडी स्कॉलर भी रहे हुए। अभी मैडम श्री कृष्ण आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैडम का कुल टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज्यादा है। मैडम ने रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पार्ट 1 एवं पार्ट 2 सीसीआईएम के सिलेबस के अनुसार अपनी किताबें भी लिखी हुई है और काउंटलेस पेपर्स आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए हुए हैं। तो मैडम मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आए और हमें अपने वचनों से वाणी से अभिभूत कीजिए। ओवर टू डॉक्टर दीप्ति परासर मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, जितने यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस जी मैडम। मैम। ठीक। परम आदरणीय प्रोफेसर बलदेव जी, वाइस चांसलर श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, और आदरणीय हेतल मैम, आज की इस व्याख्यान माला में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इस ज्ञानाहुति में सम्मिलित करने के लिए आपका मैं हृदय से आभार मानती हूँ। इस व्याख्यान माला में मैं पहले भी जो है अपना वक्तव्य दे चुकी हूँ, मेरा एक लेक्चर हो चुका है। जो यह उपक्रम स्टडी सर्कल, कंटिन्यूस स्टडी सर्कल, जो विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर के तत्वाधान में जो आपने ये जो श्रृंखला स्टार्ट की है 2015 से, वो अत्यंत ही सराहनीय है और छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज तक 277 जो है, ये शायद 277वां जो व्याख्यान है आज हो रहा है। तो अपने आप में जो है ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। तो इसके लिए मैं मैडम हेतल जी को बधाई देना चाहूंगी कि ये बहुत ही अत्यंत ही उपयोगी उपक्रम जो है आपने चलाया हुआ है, और इससे निश्चित ही सभी छात्र छात्राएं जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह का जो एक उपक्रम है जिससे कि हम छात्रों को आयुर्वेद के विभिन्न विषय, और वो भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो उल्लेखनीय है ये। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जैसे आज की भी व्याख्यान माला में न केवल एक इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का एक जो है केस प्रेजेंटेशन है, उस पे व्याख्यान है, बल्कि जैसे अभी हमने देखा कि गोक्षुर पे, एकल द्रव्य पे भी हमने व्याख्यान सुना। तो बच्चों को जो है, छात्रों को जो है, छात्रों को एक सर्वांगीण जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस व्याख्यान माला के द्वारा। तो मैं आपको इसलिए बहुत आपके जो है धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज आपने इसमें सम्मिलित किया और बोलने का मौका दिया, एक अतिथि के रूप में मुझे इनवाइट किया। आज का जो विषय है जिसमें कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे एक केस स्टडी का व्याख्यान होने वाला है विकास भारद्वाज जी द्वारा, तो वो तो हम सुनेंगे ही, लेकिन प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आज के वर्तमान युग में जो है एक ज्वलंत समस्या है। इनफर्टिलिटी की समस्या जो है वो काफी ज्वलंत है, और हम देखते हैं कि न केवल फीमेल, मोस्टली जो है फीमेल को ही इनफर्टिलिटी के लिए कारणीभूत माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेल जो है उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम मेल इनफर्टिलिटी या मेल के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उस पे हम नहीं जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उसको डिटेक्ट करना, उसको डायग्नोज करना, ये आज जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिप्रोडक्शन ये एक प्राकृतिक चीज है, प्रकृति से जो है हर जानवर, हर व्यक्ति, हर इंसान, सबको प्रकृति ने ये देन दी हुई है। लेकिन इतनी प्राकृतिक चीज में अगर कोई विकृति आ जाती है तो इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता है।
तो इनफर्टिलिटी ये सबसे बड़ा दुख है संसार में। तो इस प्राकृतिक चीज को कि प्राकृतिक चीज में अगर कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो उस विघ्न को डिटेक्ट करना, उसको डायग्नोस करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा करना। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेस हैं। मेरा जो एक विषय है, थोड़ा सा मैं इससे हटना चाहूंगी कि आयुर्वेद में या मॉडर्न साइंसेस में बहुत सारे हमें इनफर्टिलिटी के कॉजेस बताए हैं, लेकिन मैं एक जो अपना एक अलग जो मत रखना चाहूंगी उसमें ये है कि मैं खुद भी जो है अपना पीएचडी का सब्जेक्ट जो मैंने लिया हुआ है वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लिया है। तो हमारे शारीरिक जो भी हमारी कमियां हैं, विकार हैं, उन विकारों के अलावा कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव जो है इनफर्टिलिटी पे पड़ता है। मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी जो है इस पे हमारे पितृदोष जिसको बोला गया है उनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। तो जिन व्यक्तियों के पत्रिकाओं में पितृदोष होता है या कालसर्प योग होता है, ऐसे व्यक्तियों को खास करके जो है इनफर्टिलिटी से ग्रस्त पाया गया है। तो इस पे अभी बहुत सारा कार्य होना बाकी है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पितृदोष से पीड़ित जो कपल होते हैं तो उन दंपतियों में इनफर्टिलिटी की समस्या मिलती है, और अगर उसका निवारण कर दिया जाए, पितृदोषों का निवारण कर दिया जाए, जो पितर होते हैं उनका निवारण कर दिया जाए अगर, तो उसमें जो है हमको फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस पे भी जो है आगे रिसर्चेस होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमने चिकित्सा करनी चाहिए। रेमेडियल मेजर्स के रूप में अगर हम उन चीजों को लेकर के कार्य करेंगे तो इसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी। तो एस्ट्रोलॉजी भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, उसे हम अलग से ना देख करके, अगर आयुर्वेद का ही एक पार्ट मान करके अगर उसको भी है एक इटियोलॉजिकल फैक्टर के रूप में अगर हम ले कि किस ग्रह दोष के कारण से या किन कारणों से इनफर्टिलिटी हो रही है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ चिकित्सा करें तो उससे भी हमें फायदा मिल सकता है। तो एक ये भी मेरा जो है इसमें सजेशन था। और आगे जो है डॉक्टर विकास भारद्वाज जी हमें इसके बारे में जो व्याख्यान देने वाले हैं, तो उनको मैं शुभेच्छा देती हूँ और इसके साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे आतिथ्य भाव को, हमारे स्वागत पर आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपने ज्ञान से अभिभूत किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विकास भारद्वाज सर, जिन्होंने अपने बीएमएस की पढ़ाई श्री कृष्ण आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र से की है। सर एमए प्रीवियस एवं फाइनल संस्कृत से KSOU मैसूर कर्नाटक से है। सर ने अपने संहिता और सिद्धांत सब्जेक्ट से MD की उपाधि साउथ इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट SDM आयुर्वेद कॉलेज असम से प्राप्त किया है। वर्तमान समय में सर एसोसिएट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल इन LBS महिला आयुर्वेद कॉलेज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा। सर को 7 साल से भी ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। सर ने वेरियस पब्लिकेशंस के तहत 9 से ज्यादा पेपर पब्लिश किए हुए हैं। इसके अलावा सर ने बायोस्टैटिस्टिक्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ दर्शन एंड इंसाइट इनटू द नाड़ी विज्ञान एंड अ हैंडबुक ऑन जॉइंट डिसऑर्डर्स, इस क्लिष्टतम विषयों पर अपने पुस्तक भी पब्लिश करवाए हैं। सर ने बेस्ट पेपर इन नेशनल सेमिनार सिद्धांत चिंतन 2014 हुबली कर्नाटका में जो हुआ था उसमें सर को बेस्ट पेपर से प्रोत्साहित किया गया था। इसके अलावा फक्त एकेडमिक में ही नहीं बल्कि सर का रुझान रमत-गमत क्षेत्र में भी रहा है। सर ने कृष्णा 98 इंटरस्टेट आयुर्वेद कॉलेज कंपटीशन में भी रिले रेस एवं
जो क्रिकेट टीम, विनिंग क्रिकेट टीम के मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसे बहुविध प्रतिभाशाली डॉक्टर विकास भारद्वाज सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप केस स्टडी ऑन प्राइमरी इनफर्टिलिटी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा पथदर्शन करें। ओवर टू डॉक्टर विकास भारद्वाज सर। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर हार्दिक? यस सर। जी, धन्यवाद डॉक्टर हार्दिक। परमार्दनीय डॉक्टर बलदेव, जो मेरे मार्गदर्शक, मेरी शुरू से जब भी मैंने आयुर्वेद के बारे में कुछ भी सोचना शुरू किया तब से मेरे मार्गदर्शक रहे। डॉक्टर हेतल दवे, जो समय समय पर मेरा क्लिनिकल कुछ पॉइंट्स हों जहाँ पर मुझे डाउट है, ऐसे पर पॉइंट्स पर मुझे हमेशा राह दिखाते रही। डॉक्टर दीप्ति प्राशर मैडम, डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला जी, जिनका वक्तव्य हम 2 सप्ताह पहले सुन चुके हैं, और डॉक्टर वीर भाई शाह, जिन्होंने अभी गोक्षुर और शतावरी के बारे में हमें ज्ञान से भरीभूत किया। सबको नमन। सहयोगी स्टूडेंट्स एवं स्टाफ मेंबर्स, सभी को नमस्ते। अभी डॉक्टर दीप्ति प्राशर प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी कि आज के समय में ये ज्वलंत विषय है, ज्वलंत समस्या है, और इसके कई कारण हैं। मैं उनकी गहराइयों में ना जाता हुआ जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा इस समय पर कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण जो हमें अभी दिखते हैं आजकल, वो है एक डिलेड मैरिजेस। क्योंकि हर स्टूडेंट या हर बच्चा चाहता है कि मैं सेटल होने के बाद ही अपना गृहस्थ जीवन शुरू करूं, तो उसके वजह से मैरिजेस डिले होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और फिर उसका स्ट्रेस सेटल होने का या अपने आप को एस्टेब्लिश करना, उसके बाद विवाह के लिए सोचना, तो उस स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा एक रोल है, जहाँ पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी एक ज्वलंत डिजीज करके अभी उभर के आ रही है। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया पितृ दोष हैं, या ज्योतिष विज्ञान में जैसे हम बात करते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों का भी इम्पैक्ट रोगी की पत्रिका में हम लोग दे सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स मैं अपनी प्रेजेंटेशन में हल्के हल्के टच करने की कोशिश करूंगा। और आप सब लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनके सामने मैं बोलने वाला हूं, तो अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे करेक्शंस के साथ मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। शैल आई शेयर माय स्क्रीन? हेलो। हाँ जी डॉक्टर विकास, आप है ना नीचे देखिए प्रेजेंट नाउ है, वहां क्लिक करेंगे ना। पहले पीपीटी आप ओपन करके रख लीजिए और फिर प्रेजेंट नाउ को क्लिक करके वो उसको क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपको सामने दिख जाएगी। जी जी मैडम। स्क्रीन शेयर होगी मैडम मेरी? हाँ जी हो गई, अभी हो गई जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम धन्वंतराय नमः। गुरुजनों का आदेश हो तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की आज्ञा चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी जी मैडम। तो हम लोग अभी प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, और प्राइमरी इनफर्टिलिटी को जब हम डिजीज के समय
इस प्रेजेंट समय में डिजीज की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, तो अभी जैसे डॉक्टर दीप्ति पराशर ने बताया कि उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से हमारे को अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो पितृ दोष और कालसर्प योग के बारे में मैम ने बताया, और उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स भी हैं, जो एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी अगर हम कहें तो ऐसे केसेस को राइज देता है। तो हमारे आयुर्वेद में इन्हीं सभी अप्रोच को कवर अप करने के लिए जब हम बात करते हैं चिकित्सा की, कि कोई भी रोग है उसकी चिकित्सा करना है, तो हमारे शास्त्र में 3 तरह की चिकित्सा के बारे में उल्लेख है। तो सूत्र, चरक सूत्र ने बताया दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाज्य। तो ये तीनों कंपोनेंट्स अगर हम कंजंक्शन में यूज करते हैं तो रिजल्ट मिलने के चांसेस, रिजल्ट इन द सेंस कि अगर सुख साध्य या साध्य विकार है तो उसमें रोगी को आराम मिलना इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। और यहाँ पर भी चरक ने देखिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा को एक्सप्लेनेशन तीनों में से पहले दिया है। तो चक्रपाणी जब इस पे कमेंट करते हैं तो चक्रपाणी बोलते हैं कि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जैसे अभी डॉक्टर दीप्ति बता रही थी कि चिकित्सा करने से पहले हम पितृ दोष या कालसर्प योग को अगर हम रेक्टिफाई करें तो चिकित्सा फलीभूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चक्रपाणी भी कमेंट करते हुए लिखते हैं कि दैव व्यपाश्रय को एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इसलिए किया गया कि उसके करने से रिजल्ट शीघ्र और चांसेस ज्यादा हैं ट्रीट होने के पेशेंट के, तो इसलिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा पहले, उसके बाद युक्ति जहां पर आप औषध का यूज करते हैं, और सत्वाज्य जहां पर हम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट पेशेंट को काउंसलिंग के रूप में या उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी बातें डिस्कस करते हैं उसमें। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में हम जब पढ़ेंगे आगे तो मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, ऐसी बलि, उपहार, ऐसी बहुत सारी तरीके आयुर्वेद में आचार्य चरक ने दिए हैं, प्रणिपात, गमन आदि। तो इसमें लिखा, चक्रपाणी कमेंट करते हुए लिखते हैं कि मंत्र आदि हुई देव प्रभाव, देव व्याधि हरा। इसका मतलब है कि मंत्र आदि के यूज करने से और भी जो फैक्टर्स, मंगल है, बलि है, उपहार है, प्रणिपात है, गमन है, तीर्थों पर जाके विजिट करना। प्रणिपात मीन्स टू बो योर हेड इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। उपवास है। तो हम सब जितने भी फैक्टर्स हैं इनके बारे में देखें तो ये सब ये बताते हैं कि व्याधि को हरने में दे आर वेरी हेल्पफुल। इसके दैव व्यपाश्रय के साथ साथ युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, जहां पर पुनर्आहार औषध द्रव्यानाम की योजना, आहार और औषध की योजना करना पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के लिए क्या कारण हेतु ढूंढकर उसके हिसाब से औषध और आहार कैसा होना चाहिए जो उस पेशेंट के रोग को प्रतिकार कर कर और पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, तो वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में आता है। सत्वाज्य में हम लोग बात करते हैं हित अहित, उससे मन का निग्रह करना। हित क्या है और अहित क्या है, ऐसी चीजों को बाइफरकेट करना, पेशेंट को समझाना कि आपके लिए ये कंपोनेंट, ये जो चर्या है ये आपके लिए हितकारी है, और दूसरी चर्या जो आपको नहीं फॉलो करनी है वो हितकारी है, और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी और डिजीज के ऊपर क्या होता है। तो सत्वाज्य में हम लोग पेशेंट की काउंसलिंग के साथ साथ उसको मन को नियमन करना, कंट्रोल करना, हितकर और अहितकर जो भी उसके पदार्थ हैं उनसे विरक्त होना या उनको अडॉप्ट करना। तो ये सब हम सत्वाज्य चिकित्सा में देखते हैं। फिर अभी डॉक्टर दीप्ति बार बार ज्योतिष के बारे में काफी एलैबोरेटली बोलते गए हैं कि हमारा पीएचडी वर्क भी इज समवट रिलेटेड विद ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी का उसमें कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आयुर्वेद में भी इम्पोर्टेंस ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को, नक्षत्र हो, तिथि हो, आपका उत्तरायण दक्षिणायन की बात करी हो या
कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत क्लियरली बहुत वास्ट रेफरेंसेस दिए गए हैं जहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है काल को। काल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जहां पर इंपॉर्टेंस दी गई, और उसमें से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र जिसका वर्ड मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इट इज पुष्टि या पोषण। तो ऐसा जो बॉडी को या औषध को पुष्टि या पोषण देता हो ऐसा नक्षत्र पुष्य है, जिसका बहुत एलैबोरेट चरक ने अपने अलग अलग अध्यायों में एक्सप्लेनेशन दिया। आचार्य सुश्रुत ने भी बहुत जगह पर पुष्य नक्षत्र का एप्लीकेशन के बारे में बात की है। और पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो पोषण करने के साथ साथ औषध की और ट्रीटमेंट की सफलता के लिए, हम लोग देखेंगे अगले केस में कैसे इसका इम्पैक्ट इस केस में भी रहा कि उसकी सफलता के चांसेस इंक्रीज कर देता है पुष्य नक्षत्र। तो आयुर्वेद में पुष्य का नक्षत्र का बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं अभी बता रहा था कि चरक संहिता में किया है। सूत स्थान के उप कल्पनीय अध्याय से स्टार्ट होकर और नीचे कल्प स्थान तक आप देखेंगे तो हर चैप्टर में वी कैन फाइंड आउट मेनी रेफरेंसेस जहां पर पुष्य नक्षत्र, पुष्य के साथ साथ और भी नक्षत्र हैं 3-4, हस्त, अश्विनी है, श्रवण है नक्षत्र, उनका भी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में आयुर्वेद ने किया। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसका भी इंडिकेशन है कि औषध को ग्रहण करना या प्रोसेस करना वो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए या कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। ऐसे रेफरेंसेस भी हमारे को बहुत जगह पर मिल जाते हैं। तो उपकल्पनीय अध्याय में जब हम बात करते हैं कि औषध को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए नक्षत्र, तिथि, कर्ण, मुहूर्त ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए। उन नक्षत्रों में अगर आप मेडिसिन को प्रिक्योर कर अगर आप मैन्युफैक्चर करके बनाकर पेशेंट को देते हैं तो सक्सेस इज ऑलमोस्ट गारंटेड। ऐसे ही रोग विषक जीतिए में आयुर्वेद में काल एक कारण द्रव्य होने से उसकी पहले से ही हमें इंपॉर्टेंट सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर से मालूम है कि काल एक कारण द्रव्य है। और रोग विषक जीतिए में भी इसको हमें रेफरेंसेस, जब हम लोग बात करते हैं कि शिष्य और गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गया तो गुरु क्या कहते हैं कि आप इस काल में मेरे पास आइए, इस नक्षत्र में आइए और अपना सारा जो अध्यापन हमने करना है वो इन नक्षत्रों में या इस काल में हम लोग शुरू करेंगे। तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमेशा एक पेशेंट की या एक जनरल जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ के ऊपर रहता है। जाति सूत्रीय शरीर में भी आप जब चरक के रेफरेंसेस को मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर, तो उन्होंने लिखा कि जाति सूत्रीय में भी जब आप गर्भिणी को आप जब भी अभी हम इसको लेबर रूम बोलते हैं, ऐसे सूतिकागार में जब प्रवेश करते हैं करना चाहेंगे तब भी आपको नक्षत्र, मुहूर्त, तिथि इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और योनि व्यापक चिकित्सा में तो एक योग ही पुष्य के नाम से, पुष्यनक चूर्ण के नाम से दे दिया गया है, जहां पर उस पुष्य नक्षत्र की इंपॉर्टेंस के बारे में जो खुद ही बताता है। और विष चिकित्सा में भी अगर हम देखेंगे तो विष चिकित्सा वाले चैप्टर में भी पुष्य नक्षत्र के अंदर ही ड्रग को लेकर और उसकी वटी बनाकर और पुष्य नक्षत्र में ही यूज करने के लिए अगर हम रोगी को देते हैं तो सक्सेस इज ऑलमोस्ट श्योर। ऐसे ही अपस्मार और मदन फल कल्प में भी कलेक्शन ऑफ ड्रग्स इन पुष्य नक्षत्र इज इंडिकेटेड। तो ऐसे चरक संहिता में हमें और भी रेफरेंसेस मिलते हैं, इनमें से कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। और सुश्रुत संहिता में भी अगर आप देखिए, जब हम शारीर स्थान की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा पुष्य योग गते दिवाकरे मंत्रवत गृहीत्वा। तो ड्रग को जब कलेक्शन करना है तो आपको बहुत स्पेसिफिक है, हस्त नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, पुष्य और ऐसे डिफरेंट नक्षत्र के बारे में बड़े स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे अभी डॉक्टर वीरल भाई शाह भी बोल रहे थे कि गोखरू को और शतावरी को उनके बारे में बात कर रहे थे कि धनिष्ठा नक्षत्र में
नॉट टू बी कलेक्टेड, और चंद्र बल कम है इसलिए उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही चरक और सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने भी बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया। और फिर जैसे हमने बात की थी, पुष्य का वर्ड मीनिंग पोषण है, तो शुक्र शोणित गर्भक्रांति चैप्टर में ढलन टीका करते हुए लिखते हैं कि गर्भ का पोषण करता है। और ऐसे ही रसायन के कॉन्टेक्स्ट में भी ढलन टीका करते हुए पुष्य, हस्त, अश्विनी, श्रवण ऐसे नक्षत्रों के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। और फिर हम लोग बात कर रहे थे अभी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इनफर्टिलिटी में कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे अपने बात की अभी डिलेड मैरिजेस और स्ट्रेस कंपोनेंट, जहाँ पर पेशेंट को एस्टैब्लिश अपने आप को करना और उसके बाद भी और सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं जो एक कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी में। तो यज्ञपुरुषी में अग्रह में गर्भधारण नाम में श्रेष्ठ बताया है सौमनस्यम। सौमनस्यम इज हैप्पीनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपका मन कितना खुश है और कंड्यूसिव एटमोस्फेयर है, उसका बहुत बड़ा रोल गर्भ धारण करने में उसका सौमनस्यम का रोल है। और ये हम जब पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं या हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो दीज फैक्टर्स दे कम इन टू प्ले कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अलग तरह से स्ट्रेस है, और इफ इट इज जॉइंट फैमिली तो स्पेस हिंड्रेंस होने से भी सौमनस्यम नहीं कर पाते पेशेंट का। तो चरका सेज कि गर्भ धारण करने के लिए सौमनस्य होना बहुत जरूरी है। और फिर आपके पास पेशेंट आ जाए, कोई भी पेशेंट आ जाए, मतलब पेशेंट की क्वालिटीज अगर जो आचार्य चरक ने बताई कुड्डाक चतुष्पाद में, अगर वो पेशेंट की क्वालिटीज, अब सब कुछ ठीक है लेकिन पेशेंट जो है वो स्मृतिवान नहीं है, निर्देश कारित्व नहीं है, अभीरू नहीं है, तो औषध ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस केस में ये जो भी हम बात कर रहे हैं अभी रोगी के गुणों की, स्मृतिवान होना, निर्देश कारित्व, तो ये इस पेशेंट में, इस केस में हमें ये ऑलमोस्ट सभी क्वालिटीज मिली, जिसकी वजह से केस जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ मूव किया। फिर हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे नक्षत्र ग्रह की, और इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे चरक शारीर में दिया हुआ है, लोक कुछ साम्यवाद, कि जो भी लोक में है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी वहां पर कोट किए गए, जहां पर लोक की कंपोनेंट्स का कंपैरिजन ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट से किया गया है। मैं उनमें ना जाता हुआ मैं बताऊंगा कि ये लोक कुछ साम्यवाद के बाद हम लोग जब चिकित्सा की बात करते हैं, तो सपोज अगर हम अनीमिया के पेशेंट की बात करें, तो अनीमिया में हमें दिखता है कि लौह धातु देने से अनीमिया क्योर होता है, हमेशा मंडूर हो, स्वर्ण माक्षिक है, लौह में है, तो इसका मतलब बॉडीज में जो लौह तत्व की कमी है या पार्थिव किसी चीज की कमी है, उसको बाहर से लोक से वही कंपोनेंट लेकर उसको माइन्यूट फॉर्म में, मिनिएचर यूनिवर्स जैसे ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं, तो उसको पीपीएम्स में कन्वर्ट कर कर अगर हम पेशेंट को देते हैं तो ट्रीटमेंट इज वेरी इजी। और ये हमारा सिद्धांत सामान्य विशेष का सिद्धांत है, सामान्यम वृद्धि कारणम, राइट। तो ये इसको बहुत सारा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, मैं सीधा केस पर आता हूँ और केस में हमें क्या क्या मिला। तो ये केस की एक ब्रीफ मैंने बनाया है, थोड़ा पुराना केस है तो बहुत सारी चीजें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं है, फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। An adult couple married since 8 years approached the OPD for the treatment of primary infertility. So couple चंडीगढ़ में बेस्ड थे और मैरिज को एक्टिव मैरिज, इट वाज एक्टिव मैरिड लाइफ, 8 years हो गए हैं और they were unable to conceive, और उसके लिए they went to different hospitals and different doctors. हम बात करेंगे आगे। The age of husband was 30 years, female was of 28 years, and husband was running a business. उनका बिजनेस किसी चीज का था लेकिन बहुत
ऐसा बाहर जाना, टूरिंग करना ऐसा नहीं था। लोकल बिजनेस वो करते थे और डेली शाम को अपने घर पे आके रहते थे। और जो फीमेल थी वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। Main complaints were subjects complain of inability to conceive even after 8 years of marriage. तो हस्बैंड वाइफ मैंने जैसे बताया एक्टिव मैरिड लाइफ थी, 8 years से साथ में रहते हैं और they were living active married life. Still they were not able to conceive. और फीमेल शी वॉज हैविंग इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसमें ड्यूरेशन एज वेल एज द ब्लड फ्लो इट वॉज वेरी लेस और पिछले 2 साल से उसको वेट गेन भी हो रहा है। और मेल, क्योंकि मैंने बताया कि अभी उसका बिजनेस बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं है, तो ही हैड सम स्ट्रेस रिगार्डिंग दैट बिजनेस। फीमेल वॉज apparently normal 8 years back when she got married. Her menstrual cycle was normal and she was an active individual. तो जब उसकी मैरिज हुई तब उसके साइकिल्स they were normal in quantity as well as the number of days they were normal. और फिर धीरे धीरे उसको she started gaining weight और फिर जब उसको एग्जामिन किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ उसका तो और अल्ट्रासाउंड हुआ तो she was diagnosed with hypothyroidism and PCOD। तो ये उसका इन्वेस्टिगेशंस के बाद, एग्जामिन होने के बाद आया रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशंस में जब मेल का इन्वेस्टिगेशन दिया गया तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सिर्फ फीमेल कंपोनेंट को हम लोग हाईलाइट करते हैं इनफर्टिलिटी में। तो इस केस में भी जैसे दोनों मेल और फीमेल बोथ वर कॉम्प्रोमाइज्ड। मेल में वी फाउंड आउट ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट भी लेस था और एक्टिवली मोटाइल स्पर्म काउंट भी वाज ऑन लोअर साइड। और फीमेल जिसमें बताया कि अल्ट्रासाउंड शोड पीसीओडी और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वी हैड दिस हाइपोथायराइडिज्म। तो चिकित्सा हमने प्लान की ऐसे, लेकिन चिकित्सा प्लान करने से पहले हम लोग ने पेशेंट के साथ, हस्बैंड और वाइफ के साथ दोनों को बिठा के बात की। किसी हमें पता नहीं कि आप लोग इस पे विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पे कि नहीं करते, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर नक्षत्र में औषध को यूज करेंगे, स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब काउंसलिंग की मेल और फीमेल दोनों की हमने, तो दे एग्रीड। और फिर हमने उस समय पर जो भी नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र आ रहे थे उसमें हमने ये वाला ट्रीटमेंट प्लान शुरू किया। मेल को वी स्टार्टेड विद शुक्र मात्रिका वटी और 2-2 गोली दिन में 3 बार खाने के बाद, और फल घृत उसको सुबह खाली पेट और शाम को 5-1 बजे व्हेन द टमी वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी, दोपहर के भोजन का पाचन हो चुका है, ऐसे समय पर उसको फल घृत हमने प्लान किया 40 दिन के लिए। और फीमेल के लिए हमने कांचना गूगल 2-2 गोली दिन में 3 बार भोजन से पहले कोशन जल से, और साथ में स्वर्ण भस्म 1 रत्ती और कासेस भस्म 1 रत्ती, ये दोनों भस्म में मिलाकर और उसको अलग अलग पुड़ियां बना के दी हमने ताकि डोज भी वेरी ना करे। और उसको बोला कि अपने हाथ से इस औषध को शहद के साथ मिलाएगी और फिर चाट लेगी ऊपर से। और आरोग्यवर्धनी हमने 2-2 गोली दिन में 3 बार भोजन उपरांत, और 10 मूलारिष्ट साथ में शुरू किया कि हमें शोध की और अरिष्ट देने से ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसा समझकर हमने 10 मूलारिष्ट डाला, 30 ml सम मात्रा जल मिलाकर भोजन उपरांत। तो फीमेल को भी हमने 40 दिन के लिए वी प्लान्ड दिस ट्रीटमेंट। और साथ में जब हम बात कर रहे हैं कि 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे चिकित्सा के, तो 3 कंपोनेंट्स में से दैव विपाशर चिकित्सा में हमने ये एक मंत्र जो शास्त्रों में बहुत कॉमनली प्रेजेंट है और बहुत इलेबोरेट इसका यूज किया जाता है, ये मंत्र हमने मेल को और फीमेल को दोनों को बोला अगर आप कर सकते हैं इसको तो करिए।
तो मेल वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि वो बिजनेस के लिए बाहर आना जाना उनको रहता था, शाम को घर पे आके भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे इसको। लेकिन फीमेल शी वेरी एथिकली फॉलोड दिस, और वो पूरे ट्रीटमेंट के दौरान टिल द फाइनल आउटकम ऑफ दिस केस वो इस मंत्र का जाप कंटिन्यूसली करती रही। और ये उन्होंने हमें हर बार, जितनी बार भी विजिट हुआ है, उन्होंने हर बार हमें ये बताया कि वो मंत्र जाप कर रही हैं। तो इन मंत्रों का इफेक्ट, अभी डॉक्टर दीप्ति भी बता रही थी कि मंत्रों का इफेक्ट जरूर होता है हमारे बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर। तो इसके लिए हमने 2-3 रेफरेंसेस निकाले हैं। एक पेपर है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ मंत्र बेस्ड ऑन मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो ये जयपाल डुडेजा जी हैं, इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है 2017 में। तो इन्होंने बोला कि मेडिटेशन थेरेपी इनको यूज, किसी बॉम्बे के हॉस्पिटल में, मुंबई के हॉस्पिटल में इन्होंने मेडिटेशन थेरेपी यूज करवाई, और इन्होंने दिखाया कि मेडिटेशन थेरेपी से पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपोकोलेस्टेमिया और डायबिटीज, जब इनको हमने मंत्र उच्चारण के लिए दिए कुछ स्पेसिफिक मंत्र, तो उनका ब्लड प्रेशर भी और ब्लड शुगर लेवल भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लिमिट्स में आने की तरफ हुआ। तो इसका बहुत डिटेल्ड पेपर है, अगर इफ यू कैन हैव दिस लिंक यू कैन गो एंड सर्च। तो और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि दूसरी एक स्टडी इन्होंने और की है जिसमें मंत्र उच्चारण करने के बाद दे फाउंड आउट कि जिनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और ईसीजी और ईईजी ऑल्टर्ड हैं, उनके भी जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल ट्रेंड की तरफ फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा एक स्टडी, ये साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ मंत्र, ये ऐसा इंफॉर्मेशन मिली हमारे को। और दूसरा एक हमें बहुत अच्छा एक पेपर जिसमें बहुत डिटेल स्टडी हुई है, ऐसा एक इफेक्ट ऑफ मंत्रस ऑन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। तो ऐसा एक पेपर मिला है, इसमें गायत्री मंत्र का बिल्कुल एलैबोरेटली और क्लियर इंडिकेशन दिया कि गायत्री मंत्र यूज करने से प्लांट्स भी और ह्यूमन बींग्स भी दोनों के ऊपर इफेक्ट रहता है। तो तुलसी प्लांट के ऊपर इन्होंने स्टडी किया है ये, जहाँ पर तुलसी प्लांट को गायत्री मंत्र उसके प्लांट के पास जाकर 10 दिन तक लगातार सुबह 7 से 8 के बीच में दे चैंटेड मंत्रस, गायत्री मंत्र इन फ्रंट ऑफ दिस प्लांट। और वो जब प्लांट पेशेंट को दिया गया तो पेशेंट का मेंटल एजिटेशन जो था, जिसको हम उन्माद की तरह कह सकते हैं, वो कम होना शुरू हो गया पेशेंट्स का। तो ये एक स्टडी सीआर कार्निक जी ने की है। इसी में इन्होंने लक्ष्मणा के ऊपर भी एक स्टडी की है, जहां पर लक्ष्मणा प्लांट के ऊपर ओम ऋषि केशवाय नमः ऐसा मंत्र लेकर और उसको 120 डेज तक कंटिन्यूसली चैंट किया उस प्लांट के सामने। और फिर उस प्लांट को गुरु पुष्य नक्षत्र में, तो जैसे हमें पता है कि पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और गुरु इसको रूल करते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र जिस दिन भी होता है उस दिन द एफिकेसी ऑफ ड्रग इंक्रीजेज मैनी फोल्ड, ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन है। तो उस लक्ष्मण प्लांट का पंचांग लेकर उसको ड्राई कर एंड दे पाउडर्ड दैट प्लांट। और फिर ऐसी लेडीज को जो कंसेप्शन के लिए दे वांटेड सम ट्रीटमेंट, उनको नॉस्ट्रल में पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही इंड्यूस किया गया उस प्लांट का सुरस। तो पता लगा कि स्टडी जब कंप्लीट हुई तो उन्होंने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उन फीमेल्स का जो इरेगुलर था इट केम टू नॉर्मल। और ये 20 लेडीज में स्टडी हुई जो कि 30 to 40 की एज ग्रुप में थी एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम स्टर्लिटी एंड शिज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे को 70% ऑफ द पेशेंट ऑफ द 20 लेडीज दे कंसीव्ड आफ्टर दिस थेरेपी। तो इतना इफेक्ट हमारे मंत्रों का हमारी बॉडी के ऊपर मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक इम्पैक्ट भी रहता है। ऐसे और भी 2-3 इसमें रेफरेंसेस हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में भी बात हुई है, लेकिन मैं अभी उस संदर्भ में नहीं जाके और थर्ड पेपर की बात करता हूँ, ग्लिम्पसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे को
ज्योतिष शास्त्र के, एस्ट्रोलॉजी के मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। वो ड्रग कलेक्शन की बात हो या ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ड्रग प्रेपरेशन करना है, पेशेंट को इंडिकेशंस हैं कि उस दिन औषध वो शुरू करे, तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे को चारक में मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी दिया हुआ है, अष्टांग हृदय में भी, सूत्र स्थान में भी है और शारीर स्थान में भी, जहाँ पर वाग्भट ने तो इतना तक रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड गो टू बेड टू गेट अ गुड ऑफस्प्रिंग, तो उसके लिए भी मुहूर्त के बारे में जिन्होंने बोला कि मुहूर्त देखकर ही वन शुड गो फॉर गर्भाधान। ऐसा बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे को टेक्स्ट में मिलते हैं। इसके साथ साथ इन नक्षत्रों का इफेक्ट और इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी रहता है। जैसे हम पुष्य की बात कर रहे हैं तो पुष्य जो है इट इफेक्ट्स द फेस ऑफ द बॉडी। हस्त नक्षत्र जो है वो फिंगर्स के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसा हमारे सभी 27 नक्षत्रों के बारे में वी कैन टेल। फिर हम लोग अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं। थर्ड कंपोनेंट जब हम बात की थी सत्वाज्य, तो सौमनस्यम गर्भधारणम, तो ऐसे कंपोनेंट को भी ध्यान में रखकर हमने पेशेंट को काउंसलिंग की और हमने उनको बोला कि वो अपने लिए जब भी टाइम निकालें तो दे शुड बी मेंटली फ्री, क्योंकि 8 साल की मैरिज के बाद भी दे वर अनएबल टू कंसीव, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर भी वहां पर उनके दिमाग में था और एंजाइटी इट इज बाउंड टू हैपन। तो हमने उनको एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाने की बात कही, जिसमें सात्विक मंत्रोच्चार घर में रखना शाम को, और एक दूसरे को बैठकर एक दूसरे के पास और आपस में डिस्कस करना, बातें करना, ताकि सौमनस्यम जो मन है वो मन का कंपोनेंट इट शुड कम टू नॉर्मल, उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाए। और फॉलोअप आफ्टर 40 डेज जब हमने किया पहले ट्रीटमेंट के बाद, तो मेल का स्पर्म काउंट इट इम्प्रूव्ड इन क्वांटिटी एज वेल एज जो मोटिलिटी एक्टिवली मोटाइल काउंट से वो भी इंक्रीज हुए। और फीमेल के अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स विच वर प्रेजेंट दे वर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड आफ्टर 40 डेज। और जो उसका हाइपोथायराइडिज्म लेवल जो भी थे T3 T4 और TSH इट केम्स टू नॉर्मल लिमिट्स। और उन 40 डेज में शी हैड मेंसेस, और मेंसेस में भी फ्लो वाज एडिक्वेट, शी वाज हैप्पी विद दैट फ्लो। और जो कॉम्प्लिकेशंस उस समय उसको होती थी पीरियड्स के समय, मेंसेस के समय, दैट आल्सो रिड्यूस्ड। उस 40 दिन के बाद मेल का ट्रीटमेंट पार्ट was not altered। उनको हमने बोला कि आप वैसे ही कंटिन्यूसली और इसको यूज करिए, और they were very strictly said told not to be with each other। अभी उसको कांटेक्ट के लिए हमने मना किया। और फीमेल के ट्रीटमेंट के साथ साथ, प्रीवियस ट्रीटमेंट के साथ साथ फलघृत को भी शुरू किया गया। तो मेल को तो पहले से ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोग वाज डूइंग फलघृत, और फीमेल को भी इस ट्रीटमेंट के साथ फलघृत दिया गया। और जब 60th डे हम लोग फॉलोअप करने के लिए उनको बुलाया, शी केम ऑन 60th डे एंड शी सेड फीमेल कि आई एम अनएबल टू टेक मेडिसिन, और मुझे लगता है कि मेडिसिन बिकॉज एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा था, तो उनको लगा कि ये मेडिसिन मुझे साइड इफेक्ट कुछ कर रही है, और जब भी मेडिसिन खाती हूँ और मुझे नोजिया से हो रहा है, तो मे बी ये मेडिसिन बहुत गर्म तासीर, जो लेमैन एक सोचता है कि वो मुझे मेरा इम्पैक्ट जो है वो मेडिसिन का हो रहा है, और ये मुझे अबॉर्शन की वजह से आई एम नॉट एबल टू टेक दैट मेडिसिन, और खाना खाने के लिए भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अबॉर्शन फीलिंग हो रहा है। तो शी केम विद दिस कंप्लेंट ऑन 60th डे। तो व्हाट वी डिड, वी एडवाइज्ड हर कि आप अगले दिन सुबह जाकर यूपीटी करिए, और यूपीटी हमने किया। तो वो नेक्स्ट डे शी केम रनिंग, और उसने बोला कि हमें यूपीटी इज पॉजिटिव। तो फिर हमने बोला कि आप इसको लोकेशन फीटल इम्प्लांट कैसा हुआ है उसके लिए आप थोड़े दिन के बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाइए।
तो अल्ट्रासाउंड ऑल्सो कन्फर्म्ड अ वायबल प्रेगनेंसी। और रिजल्ट्स, patient after full term, she delivered a female child, which the delivery was uneventful, koi complication, nothing, she had normal pains and she delivered a female child in government hospital. And at present उसके बाद उसको 2 children और हुए हैं, एक फीमेल और एक मेल। और बाकी जो डिलीवरीज हैं उसके बाद की, फर्स्ट चाइल्ड के बाद भी, those deliveries are also normal deliveries। तो हमें ये जो ट्रीटमेंट में हमने ड्रग्स यूज की हैं, हम लोग इसके जब रसगुड़ और वीरपाग और फलश्रुति की बात करते हैं तो एक एक करके हमने कोशिश की है इनको ड्रग्स को एनालाइज करने की कि प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है ड्रग का। तो जब स्वनमाक्षी की बात की तो हमें वृश्यम मधुरम टू रसायनम ऐसा हमें शास्त्रों में मिला। तो जब हम वृश्य की बात करते हैं, वृश्य इज बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो मेल का वृश्य तो हम लोग बात करते हैं कि शुक्र धातु इंक्रीज हुआ, और फीमेल की जब वृश्य की बात करते हैं हम लोग तो इट मींस द फीमेल इज प्रोड्यूसिंग हेल्दी ओवम, और हेल्दी ओवम विच इज रेडी टू गेट फर्टिलाइज्ड। तो ऐसे पर्पस के लिए स्वनमाक्षिक भस्म इज वेरी गुड। फिर कासीस भस्म की अपने बात की तो रज परिवर्तकम मीन्स हमें जब इसको एनालाइज किया तो इट नॉर्मलाइजेस मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो उसको स्कैंटी मेंसेस भी थे और इरेगुलर मेंसेस भी थे, तो उस दोनों में रज परिवर्तक क्वालिटी जो है कासीस की, इट मे हैव एक्टेड, और उसको 40 डेज के बाद शी हैड दैट नॉर्मल मेंसेस विद फ्लो एज वेल एज द क्वांटिटी वाज आल्सो फाइन। बल्यम ज्वरग्नम, बल्यम की जब हम बात करते हैं तो बल्यम मीन्स बॉडी को बल देना। इसमें आंतरिक हम शारीरिक बल की बात भी कर सकते हैं, और जो क्षेत्र है जो जिसको रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है हमारा, उसको भी बल देने की बात यहाँ पर समझनी चाहिए। और ज्वरग्नम प्लीनाशनम, ये भी इसकी क्वालिटी एक कासीस भस्म की देखने में आती है। आरोग्यवर्धनी, तो इसमें जब हमने देखा पाचनी, दीपनी, पथ्य, हृदय, मेदो विनाशिनी, और हम लोग जब भी ग्रंथि की बात करते हैं या फॉलिकल्स की, जैसे तो हम लोग ग्रंथि को हमेशा मेद और कफ की अधिकता से उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं ज्यादातर केसेस में। और सुश्रुत सूत्र में आचार्य ढलन जब टीका कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा है लेखन इज कफ मेदसो। तो कफ और मेद को कम करने के लिए लेखन औषध यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आरोग्यवर्धनी जिसके अंदर ताम्र भी है और फुटकी भी है, तो वो कहीं ना कहीं लेखन का कर्म करके, और उसने मे हैव इंड्यूस्ड द क्लियरेंस ऑफ दिस फॉलिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिफोर वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। फिर शुक्र मातृकावटी, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रेमेहान विशंति, सभी तरह के प्रेमों को वातपित्त कफ उद्भवान, उनसे उत्पन्न हुए जितने भी 20 प्रकार के प्रमेय हैं, द्वंद्वज हो या सन्निपातज हो, सब में इट हेल्प्स। और बलवर्ण अग्नि जननी, तो बलवर्ण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, शारीरिक बल के साथ साथ हम लोग उस क्षेत्र के बल की बात कर रहे हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। काचनार बुलबुल गलगंड जयत उग्रम अपची अर्बुद। तो हम लोग जब फॉलिकल्स की बात करते हैं तो अपची अर्बुद अगर हम ध्यान से भी एनालाइज करें तो लेखन प्रॉपर्टी ऑफ दीज ड्रग्स, इट मे हेल्प इन एरेडिकेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कफ और मेद, जहां पर ग्रंथि कोई भी उत्पन्न हुई हो। और नीचे एक स्टडी भी है जहां पर एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन इन द मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी। तो एक स्टडी भी एक मंगल ए और उमा मंगल इन्होंने की है, जहां पर इट इज शोन कि काचना गूगल इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी।
दशमूलारिष्ट के एनालिसिस में भी हमें पता लगा कि रज प्रवर्तकम और बल्यम कृष्णानाम पुष्टि जननो बंध्यानाम पुत्र पुत्रदह परा। इसका मतलब दशमूलारिष्ट भी इट हेल्प्स इन रज प्रवर्तक। रज प्रवर्तक मीन्स हम लोग ओवम एज वेल एज जो बहिर्पुष्प और अंतर्पुष्प की बात है, बहिर्पुष्प में हम मेंस्ट्रुएशन की बात और अंतर्पुष्प में प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ऐसे दोनों केसेस में दशमूलारिष्ट हेल्प करता है। और जहां पर भी वात और कफ प्रधान शोथ है वहां पर भी दशमूलारिष्ट इट एक्ट्स। और बंध्या नाम पुत्रदह परः, तो बंध्या की को पुत्र प्रदान करने में भी इट इज श्रेष्ठ। फिर फलघृत की बात करते हैं, तो फलघृत में भी अब देखिए पुष्य नक्षत्र को के समय पर ही उसको मृत या ताम्र जो पात्र है उसमें रखकर नारी और पुरुष दोनों को ही पीने के लिए या सेवन करने के लिए दिया जाए। लभ्यते सुतम, तो सुत मीन जो बंध्या है या प्राइमरी इनफर्टिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको संतान होने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सिर्फ एक ही बार संतान की बात नहीं है, सुतः पुनः स्थितः, इसका मतलब बार बार कंसेप्शन करने में भी फलघृत हेल्प करता है। तो इस पेशेंट को भी हमने थ्रू आउट हर टर्म, जब तक वो डिलीवर हो रही थी फर्स्ट डिलीवरी, तब तक हमने उसको फलघृत कंटिन्यूस लेने के लिए बोला। एक नीचे स्टडी मैंने कोट की हुई है जहां पर आर्तक्षय पीसीओडी के केसेस में यूज ऑफ फलघृत दे हैव डन। अब डिस्कशन पार्ट में हमें जो हमारी असेसमेंट है, हमें लगता है कि ड्रग्स ने एक तो लेखन कर्म और धातु अग्नि की वृद्धि से, तो लेखन होने से स्रोत शुद्धि भी हुई, और जब हम बात कर रहे हैं ग्रंथि की तो कफ और मेद के लेखन होने से धातु शोधन होने स्रोत शोधन होने से धातु अग्नि इंक्रीज हुई और द नॉर्मल द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी इट स्टार्टेड वर्किंग। उसके साथ साथ सौमनस्यम जो हमने काउंसलिंग की है पेशेंट की और उसको कॉन्फिडेंस में लेकर और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सत्व प्रधान बनाया, वो भी एक इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। साथ में ही जो मंत्रोच्चारण की बात हम लोग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमने देखा है, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं जहाँ पर मंत्र का इफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ उसका हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय और सत्वाज्य तीनों जो ट्रीटमेंट है दे वर्क इन कंजंक्शन टू गेट द ट्रीटमेंट। तो कंक्लूजन इज कि तीनों तरह की चिकित्सा, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ चिकित्सा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर्क इन कंजंक्शन। सिद्धांतास डिस्क्राइब्ड इन संहितास they still hold and they will hold good in treatment if they are followed ethically. And knowledge of astrology and Ayurveda, they go in hand for treatment of any sadhya disease. These are my acknowledgements. I wholly acknowledge all my gurus and other scholars from various streams of science whose research articles I quoted in my presentation. धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। If any queries are there, I'm happy to take. यस सर। एक आइडियल केस को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो भी सिद्धांतों को साथ में रखकर, तो आपके प्रेजेंटेशन से बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे अध्याताओं को ये बात सीखने को मिलेगी। इसके लिए मैं विश्व आयुर्वेद परिषद NIA ब्रांच की तरफ से आपका हार्दिक अभिवादन एवं साधुवाद करता हूं। इस विषय पर विशेष टिप्पणी के लिए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला मैडम, जिन्होंने अपने BAMS की पढ़ाई गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर से एवं NIA जयपुर से उन्होंने MD आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट में आयुर्वेद वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक कक्षा से ही मैडम अति मेधावी छात्रा रही है। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से 4 स्वर्ण चंद्रक प्राप्त किए हुए हैं। इसके अलावा
शैक्षणिक कार्य का अनुभव मैडम को 11 साल से भी ज्यादा है। हाल में मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत संहिता सिद्धांत विभाग, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर विशेष टिप्पणी करिए। मैडम, डॉक्टर मीनाक्षी शुक्ला मैडम। Am I audible? यस मैडम। थैंक यू डॉक्टर हार्दिक। परम आदरणीय गुरुवर डॉक्टर बलदेव धीमान सर, आदरणीय हेतल मैम, आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर दीप्ति मैम, आज के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु रहे वक्ता डॉक्टर विकास भारद्वाज एवं प्रिय छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और पितृतुल्य भगवान आदित्य से आप सभी की जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। आज जिस प्रकार डॉक्टर विकास भारद्वाज ने आज के समसामयिक विषय और प्रासंगिक विषय को बहुत ही सरल भाषा में और निश्चित ही छात्र छात्राओं के लिए चिकित्सीय दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत ही अपने विषय को बहुत ही इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि छात्रों के लिए भी प्लस जो इस विषय में या जो इस क्षेत्र में है उनके लिए निश्चित ही उपयोगी साबित हुआ है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि आयुर्वेद में जो बंधत्व का जो कारण है बेसिकली ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय दृष्टि से और चिकित्सीय दृष्टि से भी ज्योतिष एवं नक्षत्र का एवं जिस प्रकार के औषधि योगों का इन्होंने उपयोग किया, यह केस स्टडी निश्चित ही छात्रों के लिए और हम सभी के लिए निश्चित ही ज्ञानवर्धक रही। इसके लिए मैं डॉक्टर विकास का साधुवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही इस समसामयिक विषय को और चैलेंजिंग विषय को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से आपने बताया कि सौमनस्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रजोत्पादन में, और मैं इस सौमनस्य को ले जाना चाहूंगी कि मैं छात्र छात्राओं से ये विशेष निवेदन करना चाहूंगी, जो भी छात्र छात्राएं इसमें बेसिकली जुड़ते हैं उनसे मैं ये निश्चित ही ये मैं कहना चाहूंगी कि आने वाला समय निश्चित ही आयुर्वेद का है। इस प्रकार के एक्सपर्ट्स के व्यूज सुनना, जिससे हमें बहुत सारी चीजें निश्चित ही मिलती हैं, आपको ये पुस्तकों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे गुरुवर हैं, जिस प्रकार से विषय को उनके बहुत साल के एक्सपीरियंस और उनके ज्ञान को हम निश्चित ही हम उससे सुन के लाभान्वित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से हेतल मैम को पीड़ा होती है कि इतनी निश्चित ही वो 2015 से अनवरत इस व्याख्यान माला में जुड़ी हुई हैं और मैं निश्चित ही इनसे बहुत अभिभूत रहती हूँ कि इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है। और यदि भविष्य में कभी आयुर्वेद हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हुई तो इसके लिए सर्वप्रथम या मुख्य स्तंभ के लिए मैं डॉक्टर हेतल मैम का नाम मेरे समक्ष आता है और उनकी इस पीड़ा को हम समझें कि जिस प्रकार से हमारे जो गुरुवर हैं आज भी यदि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं तो हमें एक निश्चित ही मैं कहूंगी कि हमारे लिए एक आइडल फिगर हैं बलदेव सर, हेतल मैम जैसे लोग जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अथक प्रयास बिना रुके और जिससे निश्चित ही छात्रों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे आयुर्वेद जैसे जो संग्रह ग्रंथ है उससे बिल्कुल ही लाभान्वित होने वाले हैं। और मैं बिल्कुल ही कहना चाहूंगी छात्रों को कि आप ये ना सोचें कि आपने पुस्तकें पढ़ ली या हम तो कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप ये याद रखें कि तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम। यदि आपने ज्ञान लिया है लेकिन आप संभाषा परिषद में भाग नहीं लेते हैं तो निश्चित ही आपका ज्ञान फलीभूत होने वाला नहीं है। और ज्ञान अभियोग संघर्षकारी भवति, संभाषा परिषद को ज्ञान अभियोग संघर्षकारी का है। जब आप मिल बैठ के साथ में हम संभाषा परिषद में भाग लेते हैं तो निश्चित ही सफलता की कुंजी हमारे हाथों में होती है। और जैसे कस्तूरी
मृग जो है वो अपनी कस्तूरी उसको पता नहीं होती है कि हमारे नाभि में है। वैसे ही हमारे आयुर्वेद के छात्र छात्राओं का यही हाल है कि हम अपनी जो हमारे पास अमृत तुल्य ज्ञान है उसको छोड़ के हम इधर उधर भागते फिरते हैं। तो मैं बिल्कुल ही कहना चाहूंगी कि छात्र आप उठें और जागें, और जब तक कि हम अपने आयुर्वेद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, हमें बिल्कुल ही आयुर्वेद को ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इस जगत में हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हम सभी एक साथ मिल के इस ज्ञान योग में हम आहुति दें। और मैं तो कहती हूँ कि हम सभी बहुत लकी हैं कि हमें इस प्रकार से जब हम आज इस स्टेज पे पहुंच के भी मैडम जैसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं, तो आप स्टूडेंट तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज की डेट में हमें नेट मिल गया है और इस तरह के लोग मिल गए कि जो आयुर्वेद को लेके आगे जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मैं इसके लिए डॉक्टर हेतल मैम का निश्चित ही बहुत ऋणी हूँ और हम सभी को ऋणी होना चाहिए, और इस दिशा में हम कम से कम एक एक कदम आगे बढ़ाएं और मैक्सिमम लोगों को इससे जोड़ें। और मैं इसी के साथ डॉक्टर विकास भारद्वाज, डॉक्टर दीप्ति मैम, आदरणीय बलदेव सर, हेतल मैम, इन सभी का साधुवाद करती हूँ कि इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ में हम सभी को सम्मिलित होने का मौका मिलता है, और निश्चित ही हम अपना थोड़ा बहुत जो भी प्रदान कर सके उसके लिए हम आभारी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेतल मैम। डॉक्टर हार्दिक, Yes, madam. I conclude my yes, Yes. you can carry on. Yes. Thank you. Thank you very much, madam. आपने आयुर्वेद को जो कस्तूरी के साथ तुलना की है, तो शायद अब छात्र छात्राएं समझेंगे कि कस्तूरी इतनी इम्पोर्टेंट है तो आयुर्वेद कस्तूरी से भी 1000 गुना इम्पोर्टेंट है। और इस बात को समझकर नेक्स्ट व्याख्यान में और अच्छी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारा जो ध्येय है आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करना, उसको फलीभूत करने के लिए सब साथ मिलकर इस काम में आगे बढ़ेंगे। अब विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हेतल मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी पर कुछ शब्द बोलकर इस व्याख्यान का अंत करें। ओवर टू डॉक्टर हेतल मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हार्दिक। आज आपने बिल्कुल सही समय पे, बस मैं थोड़ा मीटिंग में व्यस्त थी और मैं पहले टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाई। आप यहाँ बिल्कुल बेटे बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। तो सबसे पहले मैं वैसे कोऑर्डिनेटर को बहुत बार जो भी बनते हैं भूल जाती हूँ, काफी याद रखने के उसमें भी कि भाई कोऑर्डिनेटर का भी धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से बनता है, मगर कई बार रह जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आप ही का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने बिल्कुल सही समय पे इसको आज, वरना आज क्रम टूटने वाला था, 4:15 को शुरू नहीं हो पाता। इतने साल से हम कर रहे हैं, तो बस वो मीटिंग के उसमें है ना ध्यान ही नहीं रहा। 3:30 तक तो ध्यान था, मगर आपका विशेष धन्यवाद कि आपने बिल्कुल इस परंपरा का निर्वाह किया और आप यहाँ समय से उपस्थित होकर सभी उपस्थित जनों के साथ एक अपनी व्याख्यान माला की शुरुआत कर दी। तो सच में आपका बहुत ही सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और आपने इस व्याख्यान माला में पार्टिसिपेट किया। और मैं चाहती हूँ कि भाई आयुर्वेद की चिकित्सा जन जन तक पहुंचे, और ये हमारी जिम्मेदारी है आयुर्वेदज्ञ की कि हम उसको उस फॉर्म में लेके जाए। जैसे हम बहुत बार बात करते हैं कि भाई एविडेंस बेस्ड है ना, तो इसके लिए जरूरी हर बार ऐसे हम जितना आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कुछ भी अध्याय का एक बात भी ले लीजिए, उसको साबित करने में बहुत समय चला जाएगा। तो मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि अपने पास अगर पसंद करके, आयुर्वेद को पसंद करके आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो पता है मुझे ऐसा लगता है ये है ना एविडेंस बेस्ड धरा का धरा रह जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब हम माँ, दादी और नानी के हाथ का खाना खाते हैं और उससे हृष्ट पृष्ट
सालों से हो रहे हैं, है ना। तो हमने तो दादी और नानी को पूछा नहीं कि एविडेंस बेस्ड कहाँ है ना, नहीं पूछा हमने। त्योहार के अनुसार अलग खाना, ऋतु के अनुसार अलग खाना, सुबह और शाम के अनुसार अलग खाना, जो पारंपरिक भोजन की मैं बात कर रही हूँ, तो हम कर ही रहे हैं और इम्यूनाइज्ड है और सालों साल से हैं, सदियों से हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर अगर आयुर्वेद की बहुत अच्छी विधा को अगर लोगों तक ले जा सके और हम लोगों की पहली चॉइस बने, तो मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को, लोगों के माध्यम से, है ना, लोगों की बहुत बड़ी पसंद बनने के बाद के माध्यम से हम एक बहुत अच्छा सशक्त रूप में आगे आ सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और आपने इस व्याख्यान माला में भाग लिया। सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाह रही हूँ कि यही सारे व्याख्यान 242 से YouTube के एक चैनल पर कंटिन्यू स्टडी सर्कल VAP जयपुर और एक FB पर भी कंटिन्यू स्टडी सर्कल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कई बार छूट जाता है या आप इसी व्याख्यान को फिर से सुनकर कुछ विषय को स्पष्ट करना चाहते हैं, तभी भी ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। और मैं खुद भी कई बार ऐसे फिर से सुनती हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि बस कुछ भी करिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपने जीवन में अपनाइए और ये बहुत अच्छी है, ये हम लोगों तक पहुंचाए और हम चिकित्सा की सफलता के माध्यम से पहुंचाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। और आज के व्याख्यान के मेन व्याख्यानकर्ता के रूप में मैं डॉक्टर विकास भारद्वाज जी का बहुत बहुत विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को हम सभी के साथ शेयर किया। और डेफिनेटली सत्वावजयी चिकित्सा, देवपाशयी चिकित्सा और युक्तिवपाशयी चिकित्सा का जो एक संगम है, वो प्रेरणा रूप में लेकर सभी विद्यार्थी और चिकित्सक लोग भी इसको अपने उन उन रुग्णों में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि इनफर्टिलिटी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां सफलता मिलने के बाद पेशेंट हमें जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाता। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जिसको गोद में जब बच्चा आ जाता है, यानी इनफर्टिलिटी हम सक्सेसफुली ट्रीट कर लेते हैं, तो उसकी हर अच्छी बात पे मेरे पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं कि आज उसके मार्क्स इतने आए, आज उसने पहली बार ये लिखा, आज उसने ये बोला, आज उसने लॉजिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर दिया, जबकि उसका बड़ा भाई नहीं दे पाता है ना। तो ऐसे ये बहुत ही विशेष है कि जैसे किसी का घुटने का दर्द होना ठीक करना भी अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं, मगर इनफर्टिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हम इसके माध्यम से अपनी साइंस को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं। और ये मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म विश्व आयुर्वेद परिषद का देखा कि जब यहाँ फिजिकल क्लास होती थी, तब मैंने भी बहुत सारे वैद्य गुरुजन के पास में परंपरागत ज्ञान को लेने की कोशिश की है। और यहाँ जब विभिन्न अध्यापक आकर पढ़ाते थे, चिकित्सक आकर पढ़ाते थे, तो वो सच में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता था कि हम किसी का, जैसे ये कह सकते हैं कि मिठाई या हलवा बनाया है, हम तैयार ही खाना है ना, तैयारी मिल जाता है। तो आप इन बातों को एक दिशा सूचन के रूप में लेकर, व्यक्ति को सर्वांगीण रूप में देखकर, यानी पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, है ना। तो ये मैं बहुत बार कहती हूँ कि भाई पर्टिकुलर पुरुष की सभी चीजों को ध्यान में रख के ये योग, उसमें एक दो चीज ऐड भी कर सकते हैं, एक आधी चीज हटा भी सकते हैं। तो ऐसा हमें पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए, देन हम डेफिनेटली सक्सेस को पा सकते हैं। तो आपका डॉक्टर विकास बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया और डेफिनेटली स्टूडेंट उससे इंस्पिरेशन लेंगे। आज के हमारे व्याख्यान के दोनों अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी जी और डॉक्टर दीप्ति जी,
आप दोनों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और आपके माध्यम से हमें आपके ब्लेसिंग्स और वर्ड्स, काइंड वर्ड्स सुनने का मौका मिला, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि हम मेहनत से पढ़ेंगे। मुझे बहुत बार आयुर्वेद के स्टूडेंट्स में कमी लगती है कहीं ना कहीं। मैं बहुत साल बाद ये बात बोल रही हूँ कि जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको परिश्रम करने के लिए, मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ और मेरे से हो सके इतनी मेहनत मैं आज भी करती हूँ। तो आप सभी भी इस तरीके से मेहनती स्टूडेंट्स, अध्येता विद्यार्थी बने और अपनी जिंदगी में आयुर्वेद की समझ को उत्पन्न करें। कोई भी योग को देखना, उसके अनुसार रिजल्ट मिलना, तो वहां तक की बात नहीं होती है ना। उसके अनुसार सर्वांगीण रूप में देख के उसको अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी से यूज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे समझदारी पैदा हो, तो ये मैं स्टूडेंट में चाहती हूँ। देन आपको ये बहुत अलग ऐसा नहीं लगेगा कि नुस्खा, नहीं, नुस्खा कुछ नहीं होता है ना। नुस्खा किन के लिए है कि आधी रात को 2 बजे पेट में दर्द हो गया तो अजवाइन को उबाल के पी लिया, ठीक है ना, कि 2 बजे एक बहुत अच्छी रिलीफ मिल गई, घर ही घर में काम हो गया तो ओके, है ना। मगर हम आयुर्वेद के चिकित्सकों की बात है कि हम सर्वांगीण रूप में जितने पॉइंट्स धीरे धीरे हम ऐड करके पेशेंट को देख सके, उन चीजों को उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के हमारे दोनों अतिथि को, डॉक्टर दीप्ति जी और डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और हमें बहुत अच्छे उत्साहजनक शब्दों से आपने प्रोत्साहित किया। हम विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आप सब दोनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आज के व्याख्यान में उपस्थित अन्य सभी विद्वज्जन, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर रिस्पेक्टेड गीता मैम, डियर मोना जी, और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, और विशेषकर यूपी के डॉक्टर पराशर जी, शिक्षा प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए हैं। आपका भी मैं इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पधारे और हम सब मिलके आयुर्वेद को एक बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे योग को पूरी दुनिया ने अपनाया, इसी तरीके से आयुर्वेद को भी जिस दिन दुनिया समझेगी तब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी देर कर दी मानवता के लिए। तो योग से भी बढ़िया है या योग से पैरेलल है, ऐसा हम कह सकते हैं आयुर्वेद। और हम डेफिनेटली लोगों को इस बात को समझाने के लिए पूरी दिलो जान लगा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज के व्याख्यान के अंत में मैं डॉक्टर भारती सामोता को शांति मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर भारती सामोता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद के लिए अपने जीवन में जितना परिश्रम कर सकते हैं